क्या आप लोग ठीक हैं? आप वहाँ का अपडेट मुझे दे सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की जरूरत है। मुझे नीचे कोई दिख नहीं रहा है। जब एक बेहोश इंसान को होश आता है, उसे वही सब महसूस होता है जैसे कि वो एक बहुत गहरी नींद से जाग रहा है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है तो सच सामने आता। बदकिस्मती से सच कड़वा होता है। मेरे घाव काफी गहरे थे। मेरा मतलब मेरी कमर में इतना ज्यादा दर्द था कि मैं उसे सह नहीं पा रहा था। मेरा पूरा पैर सुन्न हो गया था। अगले ही क्षण मैंने देखा रैंडी शुगर और गैरी गॉर्डन मेरे कॉकपिट के दरवाजे के पास। एक तरह से मुझे बहुत राहत मिली। मतलब ये डेल्टा फोर्स के सिपाही थे, इसलिए बमबारी के लिए इनका साथ बहुत जरूरी था। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। फिर मैंने गैरी को कहते सुना, मैं जख्मी हो गया हूँ। तब मैं समझा कि ये बचाव दल नहीं है, इन दोनों को अनगिनत लोगों का सामना करना है और पता नहीं वो इसमें किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। फिर मैंने कुछ आवाज़ें सुनी जो मेरे साथियों की नहीं थी। मैं समझ गया कि मौत मेरी तरफ आ रही है। हादसे वाली जगह की तरफ भागे। हम चाहते थे कि हमारा सामना अमेरिकियों से हो, फेस टू फेस। सच कह रहा हूँ, हम बहुत घबराए हुए थे। हमें उन्हें खत्म करने का बस एक मौका चाहिए। सबसे पहले मैं और मेरे साथी पहुंचे। हमें लगा उन सब की मौत हो गई। फिर हमने एक सिपाही को देखा जो घायल था। उसने अमेरिकी मरीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो मेरा सामान छीनने लगे, मेरी नाक तोड़ दी, चेहरे को घायल किया, आंखों पर वार की। वो जानता था उसने हमारे खिलाफ क्या क्या किया है, सब कुछ तबाह कर दिया। उसने मेरी गर्दन के पास जो हरा टैग था उसे छीन लिया और चिल्लाया, रेंजर रेंजर मर जा सोमालिया। उसने मुझे किसी मुलायम सी चीज से मारा। वो दरअसल किसी क्रू वाले का हाथ था। मैंने सोचा कि अब यहाँ से नहीं निकल सकते, अब मैं मरने वाला हूँ। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। फिर एक सोमाली नौजवान उसे वहाँ पर शूट करने गया। मैंने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। उन्होंने मुझे उठाया और ट्रक के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया। मैं अब भी जिंदा था। उसकी जान बचाकर हमने साबित कर दिया कि हम अमेरिकियों से अच्छे हैं। हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे एक रेस्क्यू फोर्स का, उस कोने पर जहां पहला ब्लैक हॉक क्रैश हुआ था। कॉर्पोरल जेमी स्मिथ मेरे साथ था। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। हम बस यही जानते थे कि वो हमारे लिए एक बख्तरबंद काफिला भेज रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ हम शहर की तरफ आगे बढ़े। हमारे सैनिकों की टोलियां उस जगह छुपकर बैठी थी जहां पहला ब्लैक हॉक क्रैश हुआ था। शहर पहुंचे ही थे कि हम पर गोलियां चलने लगी। तुरंत उसी वक्त फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी। मुझे याद है, मैं जिस यूनिट में था उस यूनिट के पास से एक काफिला गुजर रहा था। तुरंत दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। हमने उन्हें घायल किया और काफिले को नुकसान पहुंचा। मैंने वेस्ट पहना हुआ था। अगर गोली यहाँ लगी तो मैं जिंदा रहूंगा। मेटल प्लेट गोली को रोक लेगी और अगर हाथ या पैर पर गोली लगी तो मुमकिन है मैं जिंदा रहूं, शायद किसी अंग को काटना पड़े। लेकिन ठीक है, मुझे डर बस इस बात का था कि गर्दन या नीचे के हिस्से पर गोली लग सकती है। फिर दूर बाईं तरफ मुझे धधकती हुई आग दिखाई दी। मैंने सोचा शुक्र है कि हम सब उस दिशा में नहीं जा रहे थे। हम घूमे और अचानक काफिला उसी दिशा में बढ़ने लगा और मैंने सोचा अब कौन सी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसे भूख नहीं थी। उस वक्त हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। सोमाली लड़ाकू हमारे घर पर हमला कर रहे थे। दरअसल उनके निशाने पर हम नहीं थे, वो तो हमारे घरों में घुसकर अमेरिकियों को निशाना बना रहे थे, उन्हें मार रहे थे। हर तरफ से सोमालीज हम पर हमला कर रहे थे, तो मैं लकड़ी के शटर्स के पीछे से फायर करने। सवाल ये था कि हम तक पहले कौन पहुंचेगा। क्या हमारा काफिला पहले पहुंचेगा या फिर बाकी के सोमाली लड़ाकू। गोलियां खत्म हो रही थी, न पानी था न दवाइयां थी। लगा बस यही अंत है। मुझे लगा हम सब मारे जाएंगे और मुझे घबराहट होने लगी। अगर विरोधी ज्यादा तादाद में हम पर हमला करें तो एक वक्त ऐसा आता जब हम अपना बचाव नहीं कर पाते। मैं सोचने लगा कि कब ये लोग हम पर एक साथ हमला करना शुरू कर देंगे। मैंने वहां से जिंदा निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। दरअसल अब घबराने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। नतीजा हमें पता था। मैंने मान लिया था कि आज मेरी आखिरी रात है। हम रेडियो कॉल्स पर पूछ रहे थे कि बचाव दल कहाँ है, आखिर हो क्या रहा है। और मैंने सोचा ये मत कहना कि वो रास्ते में है, वो कभी भी आ सकते हैं। हम अपना काम करते रहे। हमारी कोशिश थी कॉर्पोरल स्मिथ बच जाए। उसके डर का पता चल रहा था। वो जानता था कि वो मर सकता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की आर्टरी से बह रहे खून को रोकने की, और आखिरकार मैंने रेडियो पर कॉल किया, लेकिन मैं नहीं कह पाया कि वो चल बसा।
आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। सड़क पर घायल लोग थे, कई घरों के अंदर भी घायल लोग थे। बहुत मुश्किल घड़ी थी। लोग मर रहे थे। जब एक टीम लीडर अंदर आया तो मैंने पूछा कि क्या हम जिंदा वापस जा पाएंगे। उसने कहा 1 मिनट रुको और सोचने लगा। उसने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, मेरी तरफ देखा और कहा मुझे नहीं पता। मैं जान गया था कि इस युद्ध के 2 नतीजे हो सकते हैं, या तो हम लोगों को मारकर यहाँ से निकलेंगे या फिर हम मर जाएंगे। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एक छोटे से कमरे में था। बाहर क्या हो रहा है मैं देख नहीं पा रहा था। वहाँ एक बंदा था जो मुझसे लगातार सवाल पूछ रहा था। पहले उन्होंने मुझे बेड़ियों से बांध रखा था और फिर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब मैंने अपने घावों की तरफ ध्यान दिया और उन्हें ध्यान से देखा। मतलब अपने पैर को दोबारा देखने पर मैं समझ गया कि चोट काफी गहरी थी। पैर इतना सूजा हुआ था कि मेरी यूनिफॉर्म खींच रही थी, जबकि वो यूनिफॉर्म बहुत ढीली ढाली होती है। काफिले का शोर सुनाई दे रहा था। लगा जैसे सीधे वो मेरी तरफ आ रहा है। मैंने सोचा चलो उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, वो मुझे बचाने आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। काफिला पास और पास आता गया। लगा जैसे वो 1 मिनट में पहुंच ही जाएगा। उन्हें संकेत देने का कोई तरीका नहीं था और अचानक काफिला मेरे पास से गुजरते हुए धीरे धीरे दूर होता चला गया। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाएं क्यों मुड़ रहे हैं, दाएं क्यों, या कहाँ जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। आखिर हम क्रैश की जगह तक पहुँच ही गए। मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो सड़क के दोनों तरफ मुझे लोग दिखाई दे रहे थे। सिपाही आ गए, सिपाहियों की फौज आ गई। काफी खुशी हो रही थी। इस बात से राहत मिली कि हमारे संगठन से भी बड़ा एक ग्रुप आ गया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लगा शायद वो बचाव दल मुझे बचाने के लिए वहाँ आया था। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा जल्द ही इस मुसीबत का अंत हो जाएगा। अब सबको यही लगने लगा था कि कब ये जंग खत्म होगी, लेकिन अब भी वक्त था। हेलीकॉप्टर के अंदर जो बाकी लोग फंसे हुए थे या जिनकी मौत हो गई थी, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी थी। समझ आ रहा था कि लोग ये सोचने लगे थे कि और कितना वक्त हमें यहाँ काटना पड़ेगा और सुबह की रोशनी में इस जगह का दृश्य कैसा होगा। हमें वहाँ से निकलना था, लेकिन वक्त कम था। हमने कॉर्पोरल स्मिथ को बख्तरबंद गाड़ी में डाला और बाकी के घायलों को। मिलिट्री में अक्सर मजाक करते हैं, गाड़ी में कितने लोग को भर सकते हो, एक की जगह तो होगी, शायद एक और। लाशों को ऊपर रखा गया, घायलों को पीछे की तरफ, और अब निकलने का समय। मैंने दरवाजा खोला, लैच को खींचकर दरवाजा खोला। अंदर अनगिनत लोग थे, बेहिसाब। हमारे लिए जगह नहीं थी। वहाँ एक भी आदमी की जगह नहीं थी। उन्होंने दरवाजा खींच लिया, दरवाजा बंद हो गया। हमें वापसी का रास्ता भागकर पूरा करना था, करीब 8 किलोमीटर तक। क्या बात है, फिर से वही मुसीबत। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। मैं बस यही सोच पा रहा था कि क्या मुसीबत है। जो भी उस सड़क पर दिखेगा वो जरूर मारा जाएगा। जंग की वजह से मैं स्कूल से भाग निकली। जब मैं स्कूल से भागी तो मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना था। एक हेलीकॉप्टर मेरी तरफ आ रहा। वो हेलीकॉप्टर हमसे दूर नहीं जा रहा था, हमारे आसपास ही घूम रहा था। कभी इस तरफ जाता, कभी उस तरफ जाता, कभी जमीन के बहुत करीब आ जाता। वो बिना देखे बिना जाने बस गोलियां चला रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आता मैं कहीं छुप जाती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हेलीकॉप्टर मेरा पीछा कर रहा था। फिर अचानक से वो कहीं दूर चला जाता और वापस आकर फिर गोलियां। मैं घर के अंदर गई, हर एक कमरे के अंदर झांक कर देखा, एक एक कमरा चेक किया। मैंने देखा मेरा पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पूरा परिवार मर चुका है। जब मैं घर से निकली तो मैं बहुत निराश हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाई थी। जब मैं बाहर गई तो ना मुझ में कोई उम्मीद थी, ना ही जीने की इच्छा बची हुई थी। मेरा मन कर रहा था उस वक्त बस बाहर बैठकर रोती रहूं जब तक हेलीकॉप्टर मुझे आकर दूसरों की तरह मार नहीं देता। अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैंने खुद से कहा कि आज तुम्हें मरना ही होगा। रात भर गोलीबारी होती रही। सूरज के उगने का वक्त था। इतना कुछ हो रहा था और मैंने सोचा सब कुछ दोबारा से, यानी हमें फिर से वही सब करना होगा। आखिर उन्होंने फैसला किया। ध्यान दे, आर्मर्ड गाड़ियां भरी हुई थी और प्लान ये था कि हम गाड़ियों के साथ साथ दोनों तरफ से चलकर जाएं। उन्हें क्या करना था? उन्हें सड़क के किनारे चलते रहना था और बख्तरबंद गाड़ियों को उनके साथ चलना था। आप दुश्मन के खिलाफ कवर के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले चौराहे पर पहुंचने के बाद काफिला कवर देने के लिए रुका नहीं, काफिला आगे बढ़ता रहा। आर्मर्ड गाड़ियां थी, सब तेजी से बढ़ती गईं। मतलब
उन्हें फायरिंग की चिंता क्यों होती? खतरा तो हमें था। ये तो ऐसा था कि एक प्लान तुरंत नाकामयाब हो जाए। एक दिन पहले जिस सड़क पर मैं था फिर से वहाँ खड़ा था, उसी दिशा में वापस जा रहा था जो नहीं करना चाहिए। उन गाड़ियों के पीछे जाना गलत था क्योंकि सब जानते थे कि आप उनके पीछे हैं। वो देखो गाड़ियों की आवाज, देखते हैं क्या हो रहा है। शायद इस सब का कोई अंत नहीं था। मैं पीछे खड़ा लड़ रहा था, मेरी बंदूक नहीं रुकी। जब भी हम उन पर फायर करते थे, उन पर गोलियां चलाते थे, या हम में से जब भी कोई उन्हें मार पाता था तो हमें जीत का एहसास होता था। चौराहा पार किया, मैं आगे बढ़ रहा था दीवार के पास से, और मुझे लगा कि किसी ने पीछे से आकर जो बेसबॉल बैट से मारा। मुझे सुनाई दिया, ये क्या हो गया? सड़क के दूसरी ओर रैंडी रमालिया था। उसने कहा, मुझे गोली लगी है। मैंने वेस्ट के अंदर हाथ डाला, सोचा शायद एग्जिट होल होगा। मैं घबरा गया और सांस लेते हुए मुझे लगा कि कभी भी मेरा दम घुट सकता है। सामने खड़ा डॉक्टर चिल्ला रहा था, ए, क्या तुम ठीक हो? मैंने इशारा किया, हाँ मैं ठीक हूँ, ना जानते हुए कि मैं ठीक था या नहीं। लेकिन मैं ये जानता था कि मैं भाग सकता हूँ, ना हो बढ़ते रहना था, लड़ते रहना था। मुझे यहाँ पर गोली लगी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, एक गहरा छेद है। गोली लगने की परवाह नहीं है मुझे, ना ही दर्द की। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमारा जन्म ही हुआ है खुद मरने के लिए या सामने वाले को मारने के लिए। या वो मरेगा या हमारी जान जाएगी। और हम लगातार भागते रहे। हम उन गाड़ियों तक पहुंचे जो हमें ले जाने के लिए आई थी। एक आदमी बाहर निकलता है और मुझे धक्का देकर हमवी के अंदर बिठा देता है और वो तुरंत निकल पड़े। देखा जाए तो उस सड़क पर हम ही लोग थे जो जिंदा बचे हुए थे। लड़ाई का सबसे डरावना समय वो था जब हम उस आर्मर्ड गाड़ी में थे। मैं पीछे था और सबको शूट कर रहा था जो हम पर शूट कर। अब हम बेस की ओर वापस जा रहे थे। आज गाड़ी चलाते वक्त वो शहर कल से बहुत अलग दिख रहा था। हालांकि कल और आज के बीच सिर्फ मेरा नजरिया बदल गया था। आज सब कुछ बिल्कुल भयानक दिख रहा था। मैं घर के मलबे के नीचे दबी हुई थी। ऊपर से दीवारें टूटने लगी और सारा मलबा मुझ पर गिरने लगा। मेरी बेटी इफ्रा ने मुझसे कहा, माँ मैं कुछ देख नहीं पा रही, मेरी आंखों से खून बह रहा है। मेरा भाई होश में नहीं था, जवाब नहीं दे रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी आंखें चली गईं क्या? तब उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, मेरे बेटे कहाँ हैं? मुझे बताया कि मेरे दोनों बेटे मर चुके, मेरा पति भी, और मेरे बाकी 4 बच्चे घायल थे। हाँ, उसे बताया गया कि वो अब नहीं रहे, अमरीकियों ने उन्हें मार डाला। वो बोली, अमरीकियों को मार देना चाहिए, उनकी भी आंखें निकाल देनी चाहिए। पता है, मैं हर रोज बहुत जल्दी उठता था और मुझे अपनी जान की फिक्र होती थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे वहां जाना चाहिए। लोग वहां अब भी लड़ रहे हैं या वो जगह अब सुरक्षित है, मुझे वो देखना था। मैं वहां पहुंचा और बाइक से उतरा, अपना कैमरा हाथ में लिया और रिकॉर्ड बटन दबाया। सब लोग कैमरे के सामने आकर बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां क्या हुआ था। वो बहुत खुश थे। वो उस नष्ट हो चुके हेलीकॉप्टर पर कूद रहे थे। सब लोग खुशी से चिल्ला रहे थे कि उन्होंने अमरीकियों को हरा दिया। अमेरिका भाड़ में जाओ, तुम पर थू है। हाँ, निकल जाओ यहाँ से सारे। अमेरिका भाड़ में जाओ, थू है अमेरिका पर। उन्होंने कहा, हम जीत गए, हमने जीत हासिल की है। हाँ, हो तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। अमरीकी, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने एक महिला को कहते हुए सुना, वो देखो। और जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि वो एक अमरीकी की लाश थी, एक अमरीकी सिपाही। जब मैंने उस लाश को देखा तो मैं चौंक गया। दरअसल उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था और वो लोग उस लाश को अपने पैरों से मार रहे थे। मेरे लिए उस बारे में एक भी शब्द कहना नामुमकिन था। मैं बस वहां से जल्द निकलना चाहता था, पर मुझे अपना काम पूरा करना था। ये ठीक नहीं था। हमें मरे हुए इंसान की इज्जत करनी चाहिए, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। दरअसल मेरा लक्ष्य यही था कि पूरी दुनिया देखे कि सोमालिया में क्या हो रहा है। अगली सुबह मैं एयरपोर्ट गया। रोज सुबह एक फ्लाइट नैरोबी जाती है। मैंने 3 टेप्स भेजे, उन्होंने उन्हें उसी दिन ब्रॉडकास्ट किया। मैं जानता था कि वो फुटेज सब कुछ बदल देगी। आखिर हम हैंगर तक पहुंच गए। हमने अपना सामान रखा और अचानक जितने लोग वहां मौजूद थे सब हैंगर के उस कोने की तरफ भागे जहां पर टीवी चल रहा था। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं हूं एंजेला। मैं मॉरिस जॉन्स। सोमालिया की मदद करने के लिए जो कीमत यूएस चुका रही है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 50 या 75 लोगों की भीड़ थी, तो हम पास गए ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। हम आपको चेतावनी दे दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो काफी भयानक हैं। और
टीवी पर एक अमरीकी सिपाही को रास्तों पर घसीट कर ले जाया जा रहा था। उसे रस्सियों से घसीटा गया और जोर जोर से पैरों से मारा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लोग टीवी का दृश्य देखकर चिल्ला रहे थे। मतलब ये सब क्या है, मानो जैसे एक तमाशा हो रहा हो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सोमाली एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर पर छलांगे मार मार कर जश्न मना रहे थे। ये सब पूरी दुनिया देख रही थी। उन लोगों का इस तरह से एक इंसान के शव को देखकर जश्न मनाना, और ये लोग और कोई नहीं, हमारे लोग थे, हमारे अपने। सच में देखकर घिन आ रही थी और मैंने सोचा कि मृतक के परिवार वाले ये सब देख रहे होंगे।